नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे विकास का कयास, विपक्ष निराश। उत्तराखंड की धामी सरकार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ाने की कवायद में जुट गई है। इसी के तहत सरकार देहरादून में दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने जा रही है और इस आयोजन के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी के तहत मुख्यमंत्री धामी ने समिट के लोगो और वेबसाइट की लॉन्चिंग कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अब तक करोड़ों की ग्राउंडिंग हो चुकी है। देश के तमाम उद्योगपतियों से बातचीत चल रही है। सरकार ने ऐसे नियमों और कानूनों को भी हटाया है जिसके कारण राज्य में उद्योगों को स्थापित करने में दिक्कतें आ रही थी। राज्य में कानून की स्थिति, राज्य का माहौल और पर्यावरण निवेश के लिए काफी बेहतर है। सरकार की कोशिश है कि बड़ा निवेश इस समिट के माध्यम से राज्य में आए। सरकार ने समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। वही एक तरफ जहां सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सहारे निवेश को बढ़ाने की तैयारियों में जुट गई है, तो दूसरी ओर रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड ने लंबी छलांग लगाई है। 28.6% की वृद्धि के साथ उत्तराखंड देश के टॉप 5 राज्यों में दूसरे नंबर पर आ गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की ओर से जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। हालांकि विपक्ष ने रोजगार और निवेश के मोर्चे पर सरकार को विफल बताते हुए इस पर सवाल खड़े किए हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार अगले साल होने वाले चुनाव से पहले राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ाने की कवायद में जुट गई है। इसी के तहत सरकार देहरादून में दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने जा रही है। इस आयोजन के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समिट के लोगो और वेबसाइट की लॉन्चिंग कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अब तक 16,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। देश के तमाम उद्योगपतियों से बातचीत चल रही है। सरकार ने ऐसे नियमों और कानूनों को भी हटाया है जिसके कारण राज्य में उद्योगों को स्थापित करने में दिक्कतें आ रही थी। राज्य में कानून की स्थिति, राज्य का माहौल और पर्यावरण निवेश के लिए काफी बेहतर है। सरकार की कोशिश है कि वह बड़ा निवेश इस समिट के माध्यम से राज्य में आए। सरकार ने इस समिट से 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। वहीं कांग्रेस ने इस समिट पर सवाल उठाते हुए त्रिवेंद्र रावत के समय में साल 2018 में हुई इन्वेस्टर समिट की याद दिलाई। साथ ही इस समिट में फिजूल खर्ची भी बताया है। प्रारंभ हो गया है और अभी तक लगभग 16,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग हमने 25,000 करोड़ का जो लक्ष्य लिया था उसमें हो गई है। और बहुत सारे उद्योग समूह, देश के बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर हमारे लगातार संपर्क में हैं, लगातार संवाद कर रहे हैं। और 6,000 एकड़ लैंड बैंक इसमें अभी तक बनाया जा चुका है। बहुत सारे जो ऐसे कानून थे, नियम थे जिनके कारण से उद्योगों में कुछ रुकावटें आ रही थी या समस्या पैदा होती थी, सभी को भी हमने हटाया है, उन सबको समाप्त किया है। और जो नए प्रावधान है, नए नीति हम लेकर आए हैं, 27 नई नीतियां भी हमने इसमें प्रख्यापित की है। के लोगों से कहना चाहती हूँ, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हमने सुना था त्रिवेंद्र रावत जी के उसमें कि 1,40,000 करोड़ के MOU हुए हैं और धरातल पर 20,000 भी नहीं उतरा। अगर उतरा होता तो फिर हमारे युवा दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे होते और आपकी लाठियों का भाजन न बन रहे होते। तो ऐसे में ये शिगुफे और जुमलेबाजी छोड़िए। जो इन्वेस्टर्स समिट में आप पैसा खर्च करेंगे वो लागत भी हमको वापस मिल जाए, वही गनीमत है। वहीं एक तरफ जहां सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सहारे निवेश को बढ़ाने की तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी ओर रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड ने लंबी छलांग लगाई है। 28.6% की वृद्धि के साथ उत्तराखंड देश के टॉप 5 राज्य में से दूसरे नंबर पर आ गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की ओर से जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल जनवरी से जून 2022 में 1,03,411 लोग फॉर्मल रोजगार से जुड़े थे,
जबकि इस साल इसी अवधि में यह संख्या बढ़कर 1,33,023 पर पहुंच गई। ये करीब 28.6% है। ईपीएफओ की रिपोर्ट सामने आने के बाद इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी का दावा है कि मुख्यमंत्री धामी के ऐतिहासिक फैसलों की वजह से उत्तराखंड ने दूसरा नंबर हासिल किया है। वहीं विपक्ष ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए राज्य को बेरोजगारी में नंबर 1 बताया है। देखिए, ईपीएफओ ने इस बात से रिपोर्ट तैयार की है, किन बिंदुओं को लेकर की है, कहाँ सर्वे किया है, ये सब देखना पड़ेगा, तब इसमें कुछ प्रतिक्रिया दी जा सकती है। वैसे अगर आप 3-4 साल के आंकड़े निकालते हैं तो बड़ी हास्यास्पद बात है, उत्तराखंड में तो बेरोजगार घूम रहा है। रजिस्टर्ड भी है, अनरजिस्टर्ड भी है। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड सब लगा के भी करते हो तो 20 लाख बेरोजगार है इस प्रदेश में। मनरेगा की क्या स्थिति है, ये आपके सामने रोजगार सृजन कितना हो रहा है। एक मुख्य आधार मनरेगा रोजगार सृजन का है, वो उसमें कहीं हमें प्रगति नहीं दिखाई दी, तो उसका बजट केंद्र सरकार ने कम कर दिया है। तो कहाँ से रोजगार सृजन हो रहा है, किस तरीके से ईपीएफओ ने ये तैयार की है रिपोर्ट, ये इसका जरा विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा, तब कुछ कहा जा सकता है। वैसे हमारे हिसाब से तो बेरोजगारी में उत्तराखंड नंबर 1 पर है। देखिए, जब से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली है, प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है, हर वर्ग का विकास हुआ है। हम चाहे रोजगार की दृष्टि से देखें, चाहे विकास की दृष्टि से देखें, हर क्षेत्र में प्रदेश ने ऊंचाइयों को छुआ है। और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने 2025 तक उत्तराखंड राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का विजन रखा है, उस विजन के अनुरूप हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसी के परिणाम स्वरूप आज अगर हम देश में दूसरे स्थान पर रोजगार से राज्य आए हैं और ग्रोथ रेट की हिसाब से भी अगर हम माने तो दूसरे नंबर हमारे देश में हमारे राज्य का नंबर आया है, तो निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनकी आशीर्वाद से उत्तराखंड राज्य को जिस प्रकार से उनका स्नेह और सहयोग मिल रहा है, और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उसको क्रियान्वित करके राज्य के विकास कर रहे हैं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले सरकार जनता के सामने राज्य में निवेश बढ़ाकर जनता को विकास का मॉडल दिखाना चाहती है। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश राज्य में आए ताकि बेरोजगारों के हाथों को रोजगार मिल सके। धामी सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य इस समिट में रखा है। हालांकि विपक्ष साल 2018 में हुई इन्वेस्टर समिट के बहाने इस समिट पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा क्या धामी सरकार इस समिट से 2.5 लाख करोड़ का निवेश राज्य में करा पाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो ईपीएफओ की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक रोजगार की संख्या जो है वो उत्तराखंड में बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये खुशखबरी है, लेकिन विपक्ष जो है वो इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर हमलावर जरूर नजर आ रहा है। साथ ही साथ इन्वेस्टर समिट जो किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड में निवेश हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। फिलहाल इसको लेकर भी विपक्ष काफी दिनों से सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र कुमार जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नाटियाल जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमा भंडारी जी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। अनिल थपलिया जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी और सुभाष शाह जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले शुरुआत रविंद्र जी आपसे ही करूंगी मैं। पहले तो इन्वेस्टर समिट, विपक्ष काफी लंबे समय से हमलावर है कि भाई जो पहले इन्वेस्टर समिट हुआ उसका क्या हुआ, उसमें कितना निवेश हुआ था और कितना रोजगार आया और रोजगार मिला है लोगों को, इसका कोई आंकड़ा नहीं है किसी के पास। दूसरा सवाल ईपीएफओ की जो रिपोर्ट आई उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से सबमिट 2018 में माननीय त्रिवेंद्र जी सरकार में हुआ था पहला, इससे पहले मुझे याद नहीं है कि इस तरीके का कोई आयोजन किसी सरकार ने किया हो, तो उसका असर देखने को अगर मिला है तो काफी कुछ मिला है। मैं इतना कहूं कि बहुत सारा मिला तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ उसका काफी असर हमें देखने को मिला है, क्योंकि 2018 के बाद 2019-20 में जिस प्रकार से कोविड 2021 में कोविड रहा, उसका असर पूरी दुनिया में था। लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है कहीं ना कहीं
जो है अपने लक्ष्य पे निर्धारित रहे, लोगों से संपर्क में रहे, व्यापारियों से, देश भर के उद्योगपतियों से। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे प्रदेश में बहुत सारे नए उद्योग स्थापित हुए और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला। अब इसको ये मेरे ख्याल से मानेंगे नहीं, क्योंकि आंकड़े इनको ना तो पसंद है ना ये इस पे मानेंगे, क्योंकि इनके स्वयं के विपक्ष के अपने आंकड़े होते हैं। और जिस प्रकार से अभी देखिए माननीय धामी जी ने भी कहा है कि हमारा लक्ष्य 2.5 लाख करोड़ तक का है इन्वेस्टमेंट को उत्तराखंड के अंदर लेकर आना। देखिए किसी भी चीज की, मैं बार बार जब भी इस तरीके की कोई बात होती है तो मैं बताता हूं कि सबसे पहले किसी भी प्रदेश का, किसी भी राज्य का, किसी भी देश का, उसको सड़क मार्ग अगर उचित है तो उसके उद्योग फलीभूत होंगे, उद्योग उसके लाभान्वित होंगे, व्यापारी को भी, प्रदेश को भी और वहां के रहने वाले लोगों को भी। और आज जिस प्रकार से कनेक्टिविटी का जाल हमारे प्रदेश में है, आज दिल्ली से देहरादून तक की कनेक्टिविटी हो या देहरादून से और अन्य राज्यों में जाने की कनेक्टिविटी हो, बहुत सुगम हुई है और बहुत छोटी हुई है। उसकी गति बढ़ी है, रोडें छोटी हुई हैं, रोडें अच्छी हुई हैं, जिसका कारण जो उद्योगपति होते हैं या उद्योग लगाने वाले लोग होते हैं वो उनको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रहता है। क्योंकि देखिए हमारा प्रदेश जो है वो ऐसे उद्योग लगाने के लिए है, क्योंकि बहुत सारी हमारे प्रदेश के पर्यावरण को लेके बहुत सारी पाबंदियां हैं। हमारे यहाँ ऐसे प्रोसेसिंग के, फल फ्रूट के जूस के और बाग से जुड़े, खेती से जुड़े, ऐसे बेकरी से जुड़े कई सारे उद्योग या सर्विस सेक्टर पे भी हम फोकस करके उद्योगों को ऐसी चीजों को हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। विपक्ष कह रहा है ये इन्वेस्टर समिट नहीं इवेंट है, आप सिर्फ इवेंट करा रहे हैं, पैसा बर्बाद करा रहे हैं और रोजगार आना नहीं है और उत्तराखंड का भला होना नहीं है। देखिए ना तो इससे पहले इन्होंने कोई ऐसे सबमिट करा है ना नहीं, आपने जो पहले कराया था उसका भी क्या अपडेट है? मैंने वो भी तो पूछा आपसे। अभी क्या होगा वो तो भविष्य की बात है, पास्ट में क्या हुआ वो भी तो बताएंगे ना आप। नहीं, मैं तो इनसे कह रहा हूं कि कांग्रेस के शासन काल में ना तो कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट हुए ना ऐसे सबमिट हुए। चलिए हम तो ये भी मान लीजिए आप इवेंट भी नहीं करा पाए इस तरीके के। आपके इवेंट हमें पता है किस प्रकार के, कौन से इवेंट होते थे और किस प्रकार के आप इवेंट को प्रमुखता से देते थे, वो देश की जनता को पता और सबको पता है कि आपकी क्या होती थी। लेकिन आज जिस प्रकार से देश एक नई राह पे है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इस प्रदेश की प्रगति हो रही है, 2025 तक हम अग्रिम राज्य में लेकर आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इस देश की जीडीपी पे एक बड़ा योगदान हम देना चाहते हैं देश की ओर से। इसी का कारण है कि आज हमारे बेरोजगारी का आंकड़े में भी हमने बहुत ऊंची छलांग लगाई है। हम कहीं ना कहीं 5 ऐसे प्रदेशों में प्रमुखता से आए हैं जिसके प्रदेश के बच्चे रोजगार जो है बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त किए। चलिए रविंद्र जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, जरा और लोगों की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आशीष नौटियाल जी क्या कहना चाहेंगे? ईपीएफओ की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं हो रहा और इनका जो इन्वेस्टर समिट है उस पर भी। देखिए मैडम, चाहते तो रविंद्र भाई लोग भाजपा वाले बहुत कुछ है, चाहते तो ये भी है कि चांद पे चले जाएं या वहीं रहना शुरू कर दें, और चाहते ये भी है कि आज हम सूरज में भी जा सकते हैं, लेकिन रविंद्र भाई चलना मत जाना, बेमाने जल जुल जाओगे, कोई फायदा नहीं है। धरती नहीं है जो यहाँ आपको बख्श रहे हम लोग। यहाँ पे मैडम स्थिति इतनी विकट कर दी है इन लोगों ने कि इन लोगों को क्या बताएं। और ये कहते हैं हम पे कौन से आंकड़े? हमारे पास मैडम धरातल के आंकड़े हैं और इनके पास आंकड़े हैं कागजों के। इन्होंने कागजों में 2 नंबर में उत्तराखंड को बोल दिया बेरोजगारी में खाली दूसरा स्थान है, तो खुशी होना था, पहला स्थान बोल लेते, आपका पहला स्थान है, आप बेरोजगार तो कोई है ही नहीं। ये लोग जो आप धरना स्थल पर बैठे हैं ये कौन लोग हैं? बाहर से आ रखे लोग हैं क्या? ये लोग जिन पे गांधी पार्क में आपने डंडे चढ़ाए वो लोग कहां से आ रखे हैं? आप आज लोगों की आवाज को बंद करना चाहते हैं, इनके अध्यक्ष को आप पकड़ के बंद करना चाहते हैं बॉबी पवार को कि आप बोलो मत कि हम बेरोजगार हैं, क्योंकि हमें नंबर 1 बनना है। जब कोई बोलेगा ही नहीं हम बेरोजगार है तो नंबर 1 खुद ही बन गए। आप बेरोजगारी से आप चाहते हैं कि जनता अपने अधिकारों की आवाज ना उठाए, जनता रोजगार ना मांगे। आप बताएं किस लिहाज से बोल सकते हैं
कि हम दूसरे नंबर में हैं। नहीं, अभी ये मुझे बताइए जरा, आपने कहा कि ये इवेंट है, विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये इवेंट है, ठीक है, इस पे पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये मुझे ये बताइए कि अगर ये पैसा बर्बाद कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा ना, हो सकता है इसके सार्थक रिजल्ट्स मिले। देखिए मैडम, जिसका अतीत हमने देखा हो उस पर विश्वास कैसे करें? इनका हमने अतीत देखा है मैडम। हमने देखा है कि एक सबमिट जो हुआ था जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कर रहा था और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे इतनी जमीन में हम इतना बना देंगे, जमीन भी फाइनल होगी, सब फाइनल हो गया, पर आज तक हमने देखा कुछ देखा नहीं। तो स्थिति बड़ी विकट है और जनता को सिर्फ 2024 के चुनाव को लेकर सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा है। देखिए हम सबमिट कर रहे हैं, आपको रोजगार मिलेगा, हमने गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए, आप बहुत जल्दी सुनेंगे पेट्रोल के दाम भी कम होंगे और सरकार वाह वाह लुटेगी और जनता को एक बार फिर दोबारा विश्वास दिलाएगी कि हम ही आपके हितैषी हैं। पर मैं देश की जनता को कहना चाहूंगा, ये सब जो कारण है वो इंडिया का है, वो सब कारण इनके एक जो हमारा गठबंधन है उसका है, जिसके कारण ये लोग डर चुके हैं। इनको रात को भी सपने में इंडिया इंडिया दिखता है, जिस इंडिया के नाम पे आपने सरकारें बना दी कि हम देश के लिए करेंगे। आप देश के साथ आपने क्या छलावा करा वो दुनिया ने देखा है, देश देख रहा है। तो आज इंडिया से डर के हमारे, और अच्छी बात है आप इंडिया से डर के, कम से कम जनता का कुछ तो भला होगा, कुछ महीने तो आपके कारण भला होगा, क्योंकि आगे तो आपने नहीं आना, ये तो निश्चित है। जब हमारे पास 60% वोट बैंक है, आपके पास 40% वोट बैंक है और आने वाले टाइम पे ये वोट बैंक आपका और गिरेगा और इंडिया मजबूती के साथ देश के अंदर सरकार बनाएगी। बेरोजगारों के हित के लिए हम लोग काम करेंगे, देश के हित के लिए काम करेंगे, इनकी तरह जुमलेबाजी नहीं करेंगे जो ये लोग कर रहे हैं और कागजों में अपने आप को दूसरा नंबर का दिखाते हैं, सफाई में अपने आप को पहला नंबर का बोल देते हैं कि सफाई में देहरादून 1 नंबर का हो गया। देखिए क्या गंदगी के भंडार भरे पड़े हैं, ये सफाई में नंबर 1 है। गड्ढा मुक्त की बात करते हैं, गली गली में इतने गड्ढे हैं कि सड़क गाड़ियां आवाज करने लगी है, हर जगह गड्ढे, कहाँ गड्ढे नहीं है। तो ये हर चीज में नाकाम है। अतीत को देखते हुए हम इन पे विश्वास नहीं कर सकते। हेमा भंडारी जी क्या कहना चाहते हैं? सरकार की इस घोषणा का भी हम स्वागत करते हैं और क्योंकि लगातार हम स्वागत ही करते आए हैं। हवाई जो घोषणाएं होती हैं तो यहाँ पर जो है ये भी हवाई घोषणाएं, तो स्वागत तो करेंगे कि सोच रहे हैं कि घोषणा करें। अब धामी सरकार जो है पहले भी, इसलिए मैंने तो इनका नाम अब घोषणा सरकार रख दिया कि मैं अब घोषणा सरकार कहूंगी, क्योंकि धामी जी एक के बाद एक घोषणा, एक के बाद एक घोषणा, और धरातल पे कितना काम हो रहा है वो सबको पता है। इनकी जो कथनी और करनी है इसमें बहुत अंतर है। बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाओं की बात करते हैं और पहले से जो आप ये पूछिए ना इनसे कि अब जो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, अभी पहले से ही यहाँ पर जो उद्योग चल रहे हैं वो बंद होने की कगार में है। 2005 में जब सिडकुल आया था तब 70% रोजगार देने की बात कही गई थी कि उत्तराखंड के युवाओं को 70% रोजगार देंगे, लेकिन क्या हुआ, उत्तराखंड के युवा तो पलायन कर रहे हैं। तो ये किसका भला कर रहे हैं? और जो रिपोर्टर कहते हैं ना कि मुद्दाई भी हम और गवाह भी हम, तो हम तो इनकी रिपोर्ट पे कैसे विश्वास करें? इनके तो सब इन्होंने ऐसे अपने हाथ की कठपुतली बना लिए हैं। और एक तरफ जो है बिजली प्रदेश में लगातार बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार बिजली कटौतियां हो रही हैं। तो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करेंगे जब जमीन बचेगी इनको, और जमीन जो ये बाहर के क्या वो है कि ये बाहर के लोगों को जमीन नहीं बेचेंगे। भाई इनको कहा जा रहा है कि सख्त भू कानून लागू करें, तो वो इनसे हो नहीं रहा है। तो लोकसभा चुनाव के बाद ये तो सिर्फ ये हो रहा है कि लोकसभा चुनाव है, पहले भी जो इनके चुनाव में मैनिफेस्टो में इन्होंने वादे करे थे, कितने वादे इन्होंने धरातल पर पूरे करे? जरा यहाँ पर हमारे प्रवक्ता भाई बैठे हैं बीजेपी के, उनसे वो बता दे कि कितने बड़े बड़े वादे इन्होंने पूरे कर दिए। तो ये सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव आया है। तो कहते हैं ना, येन केन प्रकरण करके कैसे भी जो है जनता का वो करो, मोटिवेट करो, इनको एक टारगेट मिला हुआ है, कैसे भी करो। तो ये इस तरह की घोषणाएं तो करेंगे ही करेंगे जो हवाई हैं। लगातार धरातल पे भाजपा के बस की कभी कुछ नहीं है, सिर्फ घोषणा सरकार बन के रह गई है, पहले भी कुछ नहीं किया। आज भी पलायन को मजबूर है, आज भी बेरोजगार लाठियां खा रहे हैं, आज भी वो सड़कों पे बैठने पे मजबूर हो गए हैं। तो जब पलायन ही नहीं रुक सकता तो किसको रोजगार, उत्तराखंड के युवाओं को कहां से और कहां से नंबर कहते हैं कि अब तो 2025 में नंबर 1 बनाएंगे, कैसे बन जाएगा?
आज भी वही हालात है, बल्कि 2000 से पहले अच्छे हालात थे। आज तो बद से बदतर स्थिति हो गई है प्रदेश की। चलिए मैं वापस आऊंगी आपके पास। अनिल थपलिया जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? अनिल थपलिया जी अनम्यूट कीजिएगा। हाँ जी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार द्वारा जो अभी चर्चाएं हो रही थी कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट लेकर के 2023 के दिसंबर में, ये एक बहुत बड़ा अवसर और सौभाग्य है उत्तराखंड राज्य का। कि अच्छी बात है आप करा रहे हैं और इस पे कई डिबेट्स में भी बात हो चुकी है। लेकिन 2018 की यदि हम रिपीट कर रहे हैं तो उसमें कितने उद्योगपतियों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके के कितने उद्योग लगाए हैं, कितने हमारे पर्यटन स्थल को डेवलपमेंट किया है, या हमारी जो अन्य व्यवस्थाएं उनको दूर करके जो उद्योग वगैरह लगाए हों, या जिसमें किसी को रोजगार मिला हो, या प्लान पर अंकुश लगा हो, या अन्य किसी भी प्रकार के, ये मेरी समझ में नहीं आता है। ये लोग ये चीज को कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसका समर्थन है, उनकी योजना है, लेकिन ये धरातल पे हो ना, ये केवल कागजों में लिखित ना हो। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस उत्तराखंड का ये है कि ये अपनी जो क्षमताएं उनको समझते नहीं, क्षमताओं से दूर काम करते हैं लोग, जो वर्तमान सरकार हो या जो पूर्व में सरकार रही हो। अरे भाई, आप अगर इन्वेस्टमेंट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपने कुछ तैयारियां की होंगी, कुछ एक्शन प्लान बनाए होंगे, कुछ स्ट्रेटेजीज तैयार की होगी, तो आप जनता के सामने या अन्य विपक्ष के सामने या किसी के सामने क्यों नहीं बताते हमने ये काम यहाँ इतना इतना इन्वेस्टमेंट होगा, ये उद्योगपति यहाँ करेगा। हमारे पास पर्यटन एक ऐसा, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो पर्यटन का सबसे बड़ा रोजगार का साधन है। अगर आप चाहें तो उसमें हमारे पास जैसे ओली है, बरसों है, अपना चोपता है, कई मैंने पिछले डिबेट्स में भी कहा था कि अगर इसमें यहाँ इस जगह ये कुछ इन्वेस्टमेंट कराएं तो कहीं ना कहीं पलायन पे अंकुश लगेगा। और बीजेपी को पलायन बोल करके बहुत ज्यादा आक्रोश हो जाती है। मुझे ये समझ में नहीं आता है, इनके पास जो आंकड़े आते हैं पलायन के या बेरोजगारी के, ये कहां से नकल करके लाते हैं, कहां से उतार के लाते हैं, किस अखबार के टिप्पणी से लाते हैं? अरे भाई, आप एक्चुअल डिपार्टमेंट से पूछे ना, आपके यहाँ कितने रजिस्ट्रेशन हुए बेरोजगारों के, कितने वो हुए, कितने ये, मतलब एक हकीकत मूलभूत सुविधाओं पे आपने क्या काम किया भाई? आपको 7 साल हो गए हैं सरकार में, और 7 साल में ऐसे कुछ बताइए ना कि आपने क्या किया है उत्तराखंड के लिए। बहुत कुछ किया है, ये भी मैं मानता हूं, ये भी यूपीटी समर्थन करती है कि कुछ चीजों में इन्होंने बहुत अच्छी चीजें की हैं, लेकिन इनके देन नहीं है, ये केंद्र सरकार की देन है। अभी जो आपदा का बजट आया था उसमें इन्होंने किसी को बताया कितना पैसा कहां लगेगा, कितना पैसा कहां लगेगा? ये इनके पास कोई एक्शन नहीं है, कोई प्लान नहीं है। अनिल जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास और आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इसके बाद सुभाष जी का रुख करेंगे और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी यानी कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार एक और जहां पर इन्वेस्टर समिट करा रही है, साथ ही साथ तैयारियां जो है वो काफी तेज कर दी गई है, काफी पैसा खर्च किया जा रहा है। उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश आएगा तो उत्तराखंड के लोगों को ज्यादा फायदा होगा, रोजगार मिल पाएगा, जो लोग भटक रहे हैं पलायन इससे रुक पाएगा, तमाम चीजें हैं। अगर रोजगार बढ़ता है तो विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जो इन्वेस्टर समिट हुआ उसका क्या आधार रहा, उसमें कितना निवेश आया, उसमें क्या किसी तरीके की कंपनियां प्लांट हुई, कितना उद्योग लगा, ये तमाम सवाल थे जिनके जवाब नहीं मिले। और दूसरी बात ये भी है कि अब अगर निवेश आता है तो क्या बाहर के लोगों को रख लिया जाएगा, क्या उत्तराखंड के लोगों को अहमियत मिलेगी? ये विपक्ष के सवाल हैं। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। सुभाष जी, इन्वेस्टर समिट जिसे विपक्ष कह रहा है इवेंट, पिछली बार इन्वेस्टर समिट हुई, उसका क्या निवेश था, कितना
फायदा उत्तराखंड को हुआ ये किसी को नहीं पता, आंकड़े किसी को नहीं पता, लेकिन इस बार उम्मीद हम भी लगा रहे हैं कि शायद धामी सरकार में कुछ बेहतर उत्तराखंड के लिए हो पाएगा। साथ ही साथ जो ईपीएफओ की रिपोर्ट है कि 28.9 समथिंग रोजगार जो है वो बढ़ा है, इस पर भी मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। सुभाष जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? आपने यूनिटी को मौका नहीं दिया बोलने का। अनिल जी, आपके पास अभी और मौका है। सुभाष जी नहीं दिया आपने। सुभाष जी, जब भी यूनिटी बोलती है। सुभाष जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है सुभाष जी फिलहाल ही हमारे साथ। मैं वापस आऊंगी अनिल थपलियाल जी, सबको मौका सब बराबर का मिलना चाहिए। रविंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है, 3 बातें मुझे हेमा भंडारी जी की ठीक लगी जो पूछना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बाहर के लोगों को क्या जमीनें दे दी जाएंगी, क्या बाहर के लोगों को इम्पोर्टेंस दी जाएगी? रविंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सरकार कैसे चलती है? अनिल थपलियाल जी रुकिए जरा, इजाजत हो आपकी तो मैं सवाल पूछ लूं रविंद्र जी से। रविंद्र जी, कैन यू हियर मी? देखिए, मैं आपको 2018 के एक सेकेंड, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पहले से जो उद्योग है वो भी बंद होने की कगार पे है, ये भी एक बड़ी बात है। साथ ही साथ जो पिछला, मैं बार बार पिछले का जिक्र कर रही हूँ कि भाई उसमें कितना निवेश आया था, उसमें क्या हुआ, उसका कोई अपडेट क्यों नहीं है? आपके पास भी नहीं है? मेरे पास है, मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। देखिए, 2018 समिट के बाद एकदम अचानक से कोविड आ गया और पूरे प्रदेश भर में, देश भर में और पूरी दुनिया में उसका एक ऐसा असर था। वो ये इसको सबने देखा है, इसको डिबेट का विषय नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि मैं कहूं कि उस समिट में हमें बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त हुआ, तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस राह पे चल दिए। देखिए, लगभग 600 नए उद्योग आए उस दौरान और 35,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इस प्रदेश में आई है 2018 के बाद, कोविड के बाद, जिसमें 90,000 से अधिक युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को रोजगार कहीं ना कहीं सीधे रूप से उन छोटे या बड़े उद्योगों के लिए मिला है। अब देखिए, मैं दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि इन्होंने अभी ये कहा कि बाहर के लोगों को मिलेगा, अंदर के लोगों को मिलेगा, पुराने उद्योग बंद हो रहे हैं। तो देखिए, थपलियाल जी, मुझे जहां तक नॉलेज है कि थपलियाल जी को इस बात का पक्के से पता होगा, क्योंकि ये एक अच्छी पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं राजनीति में आने से पहले। 90 के दशक में इस उत्तराखंड के अंदर, खास करके देहरादून, लाल तप्पड़, विकासनगर और हरिद्वार में बीएचईएल से लगती हुई टीबड़ी वगैरह में बहुत अच्छी एंसिलरीज थी, छोटे उद्योग थे, बढ़िया उद्योग धंधे चलते थे। यहाँ पे मोबे वाला देहरादून में, मुझे आज भी याद है यशी जी, 5 बजे जिस समय हूटर बज के छुट्टी होती तो साइकिलों की और लोगों की भीड़, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियों, ऐसा तमाम रेला छूटता था, देखने में आनंद आता था। 5 साल में इनकी कांग्रेस की सीटू नाम की एक इनकी लेबरों के हक की बात करने वाले, इन्होंने तमाम धंधे 95-96 तक आते आते सारी फैक्ट्रियों में ताला लग गया। आज मुझे नहीं लगता कि उस समय की बची हुई कोई एक भी फैक्ट्री चल रही हो। यहाँ एचसीएल कंपाउंड था पटेल नगर में, माजरा पार करते ही, इतना बड़ा उद्योग था। एचसीएल को इतनी बड़ी लिमिटेड कंपनी, उसे भी बंद होकर जाना पड़ा। ये सीटू कांग्रेस की ये लेबर वाली पार्टी और वामपंथियों की, कम्युनिस्टों की पार्टी, ये हर गेट के आगे ताला, हर गेट के आगे लाल झंडा, हर गेट के आगे इनका सीटू का वो चुनाव चिन्ह का वो तिरंगे झंडे में चक्रा सा बना के ये बैठ जाते थे और हड़ताल। और उसके बाद ऐसे उद्योग बंद किए इन्होंने कि तमाम उद्योगों पे यहां ताले लगवा के छोड़ दिए। तो बंद होना उद्योग इसे कहते हैं। नहीं है तो आप थपलियाल जी से पूछ लीजिए, और मेरी उम्र के जो लोग हैं उनसे किसी से भी आप चले। अभी हेमा जी ये भी कह रही थी कि आपके मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणाएं करते हैं, तब से जब से मुख्यमंत्री बने तब से घोषणाएं पे घोषणाएं करते चले जा रहे हैं, धरातल पर क्या हो रहा है?
देखिए ये कुछ भी बोल सकते हैं, ये झूठ, ये ऐसी रविंदर भाई जी, यहाँ सिटकुल हरिद्वार में सिटकुल घुमाती हूँ मैं, आपको बताऊंगी कितनी कंपनियां बंद हो रही है, कितने वर्कर्स अरे मेरे से ज्यादा नहीं ढूंढ सकते आप। नहीं कितने युवाओं को निकाला जा रहा है, आप देखिए ना। और 70% की बात करके कहा 70% आप बताइए ना। 2000 मुझे हर चीज का पता हाल हुआ है। मैंने ये नहीं कहा है कि लगातार सब चिपकी भी रही है, लेकिन उत्तराखंड का भला हुआ ही नहीं है, उत्तराखंड के लोगों का भला हुआ ही नहीं है, उत्तराखंड के लोगों का भला हुआ ही नहीं है। मैं ऐसी बात पलायन को मजबूर हो, आप सोच नहीं सकते कि आप क्या कहने वाला हूँ, लेकिन आप मेरे से ना ही बुलवाए तो बहुत बढ़िया है। आपको कांग्रेस ने आपको लगता है बनाई है पूरे देश भर में, हमारे प्रदेश की, खास करके हमारे प्रदेश की। आप उस पे ऐसा ना करना, बहुत आम आदमी पार्टी। क्या कह रहे हैं रविंद्र जी? मैडम, अगर इनका भी कोई उद्योग चल रहा था ना तो कांग्रेस टाइम पे चल रहा था। आज पूछे आपके उद्योग की क्या हाल है? अगर आप कोई उद्योग करते हैं, उद्योग हम अपने दिल से पूछे, आप दिल से पूछे अपने, आपका उद्योग बढ़ा है कि कम हुआ है, ये अपने दिल से पूछे। उद्योग करना तो मुश्किल कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अरे सिडकुल बना दिया, IT पार्क बना देते, उद्योग धंधे लगाती है। जब आप सत्ता में आए तो आपने नहीं लगाया, सबको लेकिन कर दिया, बंद करने का काम था। अरे रविंदर भाई, ये जुमलेबाजी खत्म हो गई, अब इंडिया है आपके सामने, और आपके एक एक झूठ जो है ना, एक एक झूठ पकड़ी जाएंगी। और जिस तरह से आप लोग तानाशाही करके चुनाव जीतना चाहते हैं, चलने वाला रविंदर भाई, आपने लोगों को तोड़ने की रणनीति की है, तोड़ के जरूर आपने सत्ता में हासिल कर लिया, पर अब टूटने वाले नहीं है, सब जुड़ चुके हैं, नजर आते हैं पड़े हुए। आप जिस विषय पे बात कर रहे हो, देखिए मैं से बात कर रहे हैं, तानाशाहों की बात कर रहे हैं। अपनी आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये इतने बड़े झूठे लोग हैं, 4-4 5-5 जुम्मेवार की बात करते हैं, 15 लाख रुपए आएंगे, इसकी आप बात करते हैं। 400 से लेके 1200 जब चुनाव को कम करके पेट्रोल के दाम 40-50। चलिए आशीष जी, हेमा भंडारी जी और रविंद्र जी रुकिएगा जरा। अनिल थपले आ जाए, अनिल थपले आ जाए, रुकिए रविंद्र जी रुकिए। बेरोजगारी कम करने वाले लोगों को पता अगर होना आप चाहिए कि देखिए आप पहाड़ में आपके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे देखिए, हैं। हमारे और आपके उद्योग लगाने में फर्क, आपके नहीं दिख रहा। आपकी फैक्ट्री खोल दी जाए, डेनिस नाम की आपने फैक्ट्री शराब खोल की दुकानों की बात बहुत बढ़िया कहा, की। गंगा किनारे, किस तरह संगम किनारे, कर्णप्रयाग में। रविंद्र जी आशीष नाटियाल जी रुकिएगा जरा। आपकी बात आप कर रहे हैं, 48 दुकानें शहर के अंदर खुलवा दी इन्होंने। हर गली में शराब लेने चले जाओ, चाहे कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना इन्होंने इजी कर दिया शराब को। अरे भाई, बताएं, शराब के सौदागर आप लोग। आशीष जी रुकिए जरा। रविंद्र जी एक एक करके बोलिए प्लीज। अनिल थपलियाल जी। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनकी आपसी लड़ाई में देश का तो बेड़ा गर्क हुआ ही हुआ है, लेकिन प्रदेश का क्यों कर रहे हो भाई? एक छोटा सा राज्य है, 13 जिलों का राज्य है। अरे मेरे भाई, मेरे आपसे निवेदन है कि हम लोग मैं यूकेडी के दल सदस्य के नाते नहीं, व्यक्तिगत नाते से भी बोल रहा हूँ कि मेरी मूलभूत सुविधाओं पे कब कार्य करेंगे आप? केंद्र सरकार द्वारा जो राज्य सरकार में योजनाएं लाई जाती हैं, जो नीडी लोग हैं उन तक क्यों नहीं पहुंचती हैं? चाहे वो केंद्र भाजपा रही हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, बात ये नहीं है। ये मौसेरे भाई वाला हिसाब किताब है इनका, ये नहीं चलेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं, यूकेडी की तरफ से मेरा ये संदेश है कि आप ये बताइए, जो भी योजनाएं आती हैं वो धरातल पे क्यों नहीं आ रही हैं? अब रही ग्लोबल मीट इन्वेस्टर की बात, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये धन्यवाद करना चाहिए विपक्षियों को भी कि ये सौभाग्य है हमारा कि हमारे यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रही है। लेकिन 2018 का इतिहास अगर रिपीट होगा तो वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक चाय पत्ती का बगान भी नहीं लगा, और छोड़िए एक ठेला चाय का भी नहीं लग पाया। उद्योगपति तो बहुत बड़ी बात है। अब 2023 में यदि दिसंबर में आप ला रहे हैं उन सब लोगों को,
और हमारे पैसे का यूटिलाइज करेंगे, जनता के पैसे का यूटिलाइज करेंगे। 2.5 लाख का आपने 2.5 लाख 100 करोड़ का आपने जो है बजट रखा है इन्वेस्टमेंट का, निवेश करने का, और अग्रिम अन्य राज्यों में अग्रिम राज्य क्या नाम है विकसित करने का लक्ष्य लिया है। तो ये मेरा आपसे निवेदन है व्यक्तिगत यूकेडी की तरफ से कि अगर आप ये चाहते हैं उत्तराखंड का भला हो तो 2018 रिपीट न करें, 2023 में। एक बात। दूसरी बात, आपने मूलभूत सुविधाओं पे कोई भी कार्य नहीं किया है, चाहे वो वर्तमान सरकार हो चाहे वो पूर्व सरकार रही हो। आपसी लड़ाई में आपने जनता को चक्की का आटा बना दिया, जो खाए वो खा दे, गरीब से लेकर अमीर। चलिए अनिल जी मैं वापस आऊंगी आपके पास। अनिल जी रुकिए जरा। या तो मुझे आमंत्रित न करें। अनिल जी मैं पूरा टाइम आपको नहीं दे सकती। अनिल जी आपको भी इस बात का नहीं आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अनिल जी मेरी बात सुनिए पहले, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। पैनल में बहुत सारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, अगर मैं आपको ही मौका दूंगी तो क्या उन्हें खराब नहीं लगेगा? कल को वो कहने लगेंगे मुझे आमंत्रित करना बंद कर दीजिए। फिक्स टाइम रखिए। आप यूकेडी को बहुत बाद में मौका देते हैं और कैलकुलेशन के लिए देते हैं। मैं ये भी अनुमान करता हूं यूकेडी क्षेत्रीय दल है, श्रेष्ठ दल है, और उसने हमेशा उस सरकार ये क्या नया राग शुरू कर दिया है क्या यूकेडी ने? आजकल हर प्रवक्ता आता है वो कहता है कि हमें इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। हमने कभी भी यूकेडी को अलग नहीं समझा। हमने हमेशा जब भी ये डिबेट की है यूकेडी के प्रवक्ता को उतना ही महत्व दिया है जैसे कि और प्रवक्ताओं को दिया है। और इस पैनल में बैठा कोई भी व्यक्ति मुझे ये कह दे कि अनिल थपलियाल जी को कम वक्त मिला है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और सबसे ज्यादा वक्त आपको मिला है अगर मैं काउंट करूं तो मुद्दों पे बैठो ना, मुद्दों पे बैठो। एक दूसरे को क्यों बता रहा है कि तू 70 साल राज किया, वो नहीं किया, तू ये क्या? अरे छोड़ो ना, जो हुआ सो हुआ। वर्तमान की बात करें, भूतकाल भूल जाएं, वर्तमान में क्या होना वो बताएं ना। वर्तमान की बात बताएं कि वर्तमान में हमने ये किया है। अनिल जी पिछले इन्वेस्टर समिट में क्या हुआ ये किसने पूछा? पिछली इन्वेस्टर समिट में क्या हुआ ये किसने पूछा? मैंने भी पूछा, आपने भी पूछा, क्योंकि हमें ये जानना है कि भाई पिछली इन्वेस्टर समिट में क्या हुआ। इनका लेखा जोखा तो हम पिछला पूछेंगे ही ना। देखिए हमारा काम नहीं है प्रश्न पूछना, हमारा काम भी तो है मैडम पूछना, प्रश्न पूछना। रविंद्र जी हम भी तो क्षेत्रीय दल हैं। रविंद्र जी जवाब दीजिए भाई। अनिल थपलियाल जी बड़े सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। एक सेकेंड अनिल जी रुक जाइए। देखिए अनिल जी ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं को हमारे लिए क्या हो रहा है। मैं बताऊं कि प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 9 लाख परिवारों को जल कनेक्शन दिया गया। अभी तक 1600 करोड़ की लागत से उत्तराखंड अर्बन वाटर सप्लाई। रविंद्र जी ये गूगल वाला डाटा तो नहीं है? नगरों को नहीं। देखिए आप इसको चेक कर सकते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूं ये इतिहास बन जाएगा, ये पूरी तरीके से बुक बन जाएगी। इसे कभी भी निकाल के आप चेक कर लीजिए, आप लगा लीजिए, कहीं भी चेक कर लीजिए। 38 नगरों को पेयजल उपलब्ध है। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना 120 मेगावाट 82 जल विद्युत परियोजना काम शुरू हो गया। रविंद्र जी कायदेसर मंथन इस बात पे करना चाहिए कि भाई अगर आप इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं, इतना जल कनेक्शन और उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर्स और न जाने क्या क्या, तो भाई पलायन क्यों हो रहा है? पलायन पर अभी आपकी वो पलायन कमेटी देहरादून में बैठी है, उसका अता पता नहीं है। ये पूछा आपने सही प्रश्न, पलायन क्यों हो रहा है वो पूछे इनसे। अगर ये सब शुक्रिया अनिल जी, शुक्रिया। देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए पलायन की रिपोर्ट है, अब आप इसे फैक्ट चेक कर सकते हैं। इसका फैक्ट चेक आशीष जी बताएंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, दावे के साथ कहता हूं। 2008 से लेकर 18 तक की जो है 9,981 लोग पलायन करे थे। ये रिपोर्ट है। ये किसकी रिपोर्ट है? ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट है, जो अमर उजाला 8 मार्च 2023 को लगी थी। उसके बाद 2018 से 2022 तक 28,531 लोगों ने जो है पलायन किया। आप ये समझ लीजिए, मैंने जो 1,18,981 बताए 10 साल के थे, जो 28,531 बताए ये 5 साल के थे। तो आप लगाइए कि 1/4 पलायन रह गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल बंद हो गया, लेकिन हां कहीं ना कहीं
पलायन पे इस सरकार ने ब्रेक लगाने का काम किया। उसके पीछे का कारण क्या है कि मूलभूत सुविधाएं पहुंचने लगी है। हर घर में बिजली का कनेक्शन गया है, हर घर में पेयजल योजना ले जाने का काम किया। आप आंकड़ों की बात करिए ना यशी जी, आपको मैं बात बताऊं, देखिए ये सारी चीजें 3600% के हिसाब से कनेक्शन हो रहा है पानी का। अभी हम जब बात कर रहे हैं ना, 1 घंटे जब हमने आपसे डिबेट की है, तो लगभग देश भर में 3600 पानी के कनेक्शन लगा दिए हैं। वो हवा में नहीं लगे हैं, वो किसी ने ऐसे नहीं है कि यहाँ से भी मोबाइल रविंदर भाई को हम भी बोल रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं में केवल पानी। मूलभूत सुविधाएं भैया, ये मूलभूत सुविधाएं ही आती है। अब मूलभूत सुविधाओं में केवल पानी और भोजन की नहीं है। आपकी फिर मुझे आपकी समझ पे और आप पे प्रभु प्रणाम करने को मन करेगा। मैं प्रणाम करता हूँ आपको। आप कहाँ से पढ़े लिखे आते हैं? आप कहाँ से आते हैं? आपकी बहुत बड़ी पहचान है भाई। आप ऐसा पढ़े लिखे कहाँ से आते हैं? हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा लगता है कि आप कोई स्कूल है क्या? कोई आपका कॉलेज है क्या? कोई छोटा इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है? प्रदेश हित में बात करेंगे, हम प्रदेश हित में बात करेंगे, हम व्यक्तिगत बात पर करेंगे। आप सप्रियाल जी आप नहीं समझेंगे, फिर आप रविंद्र जी रुकिएगा। सुभाष झा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुभाष जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? इन्वेस्टर समिट को इवेंट कहा जा रहा है, लेकिन सरकार ये दावा कर रही है कि इन्वेस्टर समिट जो है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए लाभ लेकर ही आएगा। दूसरी बात, ईपीएफओ की रिपोर्ट पर भी मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। ये अभी सरकार ने डाटा से क्या हुआ? सुभाष जी को फोन पर जोड़िए प्लीज। सुभाष जी की आवाज नहीं आ पा रही है। सुभाष जी को फोन पर जोड़िए प्लीज। ठीक है सुभाष जी, हम वापस आते हैं आपके पास। आशीष जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए ईपीएफओ की रिपोर्ट पर भी तो बात करिए। ईपीएफओ की रिपोर्ट भी तो कह रही है कि 28.9 इफ आई एम करेक्ट रोजगार बढ़ा है, मिला है लोगों को रोजगार। मैडम अगर ईपीएफ की रिपोर्ट में ये लिख देंगे दिन में अंधेरा हो रहा, बहुत भयंकर अंधेरा है, बाहर को दिख ही नहीं रहा, तो क्या मान जाएंगे? आप देखिए बाहर तो बच्चे मार खा रहे हैं। जो कह रही है आप मान रहे हैं ना कि आयुष्मान योजना में घोटाला हुआ, क्या रिपोर्ट में जो आया वो आपने माना ना? बेईमान लोग हैं ये, इतने बेईमान लोग हैं। आप बताएं मैडम, अभी बता रहे थे इन्होंने हमें पानी नहीं दिया, इससे पहले तो जनता ने किसे पानी नहीं दिया, इससे ज्यादा क्या पानी दिया? आपकी डिबेट शुरू होने से पहले चंद्रयान को बता रहे थे 14 के बाद लोगों ने पानी पीना, तो ये कह रहे हूँ कि चांद पे पहुंचा ही नहीं चंद्रयान। हमने कनेक्शन दे दिए पानी के। रविंद्र जी बीच में नहीं। रविंद्र भाई, पानी हर किसी ने पिया है, पहले से पीते हुए आए। हो सकता है आप लोग 2014 से पहले पानी ना पीते हो। अरे सड़कों में लगे रहते थे नल, घर में नल का पानी, सड़कों में नल लगे होते थे। तो साहब कह रहा हमारे घर में नल नहीं था, हम देहरादून शहर में रहते हुए नल का नहीं था हमारे घर में, मतलब 2 हैंडपंप का पानी आता था, बोरिंग की तरह रखी थी। रविंद्र जी बीच में प्लीज। रविंद्र जी आई एम वार्निंग यू। मैडम क्या 2014 से पहले इनके घरों में बिजली नहीं थी? अरे 100 वाट के बल्ब जला करते थे, भूल गए आप? अरे भैया वोल्टेज नहीं, बल्ब उतरे रविंद्र जी जिस कमरे में उस कमरे की लाइट कितने सालों से बैठ रहे हैं मेरे डिबेट में, उसके बाद भी इस तरीके की चीजें करते हैं। 250 रुपए जो आता था, आज वो बिल 2,500-3 हजार रुपए आ रहा है। कैसी बात कर रहे हैं रविंद्र भाई? आज तो ऑटोमेटिक चीजें आ गई है, फ्रिज भी पावर नहीं लेता अब तो, और वो 2 चले आशीष जी मैं आती हूँ आपके पास, जरा सुभाष जी का रुख कर लेते हैं। सुभाष जी अपनी बात को पूरा कर लीजिए अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे तो। सुभाष जी से फिर से संपर्क टूट गया है। हाँ जी सुभाष जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। मेरा सवाल वही, ईपीएफओ की रिपोर्ट और दूसरा इन्वेस्टर समिट जिसे इवेंट किया है विपक्ष।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि सरकार इस बार भी लगता है कि पूरा का पूरा ये सिवाय स्टंटबाजी के और सिवाय जुमलों के इसके अलावा कोई काम नहीं होगा धरातल पर। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि इतना जो है कांग्रेस के समय में ये और वो कोई ग्लोबल समिट नहीं हुआ, तो मैं बता दूं कि कांग्रेस के समय में 50 लाख करोड़ रुपए का डिफाइड देश पर और आपके 9 सालों में 1.5 लाख करोड़ रुपए हुए। आखिर ये 1 लाख करोड़ रुपए कैसे बढ़ गया 9 सालों में, जबकि 50 साल 70 साल आप करते हैं, मात्र 50 लाख करोड़ कांग्रेस के समय में हुआ था। उसके बाद इस 7 सालों में जो तमाम एजेंसियां हैं वो पलायन किया, आखिर इसके लिए क्या कांग्रेस को जवाब नहीं देंगे आप? सवाल ये उठता है महोदय कि आप लोग गंभीरता से ये जरूरत को महसूस कीजिए कि ये 1% और 1.5% का डाटा ये बहुत बड़ा डाटा नहीं है। सीधी सी बात यह है कि इससे पहले आपको होमवर्क करना चाहिए था। मुझे लगता है कि ये ग्लोबल समिट जो हो रहा है ये भी एक सिवाय खाना पुष्टि के कुछ नहीं रह जाएगा, ये इवेंट बन करके रह जाएगा। आप सबसे पहले उसके लायक माहौल देने के लिए आपने क्या व्यवस्था की है? जो इंडस्ट्रियां बसेंगे उनके लिए आपने जमीन की क्या व्यवस्था की है? वो कहाँ रहेंगे? पहाड़ पे जाएंगे, मैदान में जाएंगे, उधम सिंह नगर, विकास नगर, हरिद्वार यहाँ जाएंगे या फिर पिथौरागढ़ जाएंगे, उत्तरकाशी जाएंगे, कहाँ जाएंगे? सवाल ये उठता है कि इसके गंभीरता से सरकार को जो काम करना चाहिए था उससे पहले मुझे लगता है कि सरकार ने ये काम नहीं किया है। ठीक है, रविंद्र जी जवाब। देखिए, मैं कुमार चाची की बात पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अब इन्होंने अपनी कोई बात कही है तो ये इनका अपना तर्क हो सकता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ऐसे जागरूक लोगों की वजह से हम जो है, क्योंकि जब विपक्ष हो या रविंद्र जी कवर करने की जरूरत नहीं है। नहीं कवर नहीं कर रहे। जब हमारे पे सवाल उठाए हैं तब हम सफलता की सीढ़ियां चढ़े, और हमें ये ऐसे लोग जो है सदैव जागरूक रखते हैं। अगर हल्की फुल्की हमें झपकी भी आ जाए तो ऐसे लोग झंझोड़ के हमें उठाने का काम करते। सुभाष जी शुक्रिया आपका, आप हमें इसी तरीके से झंझोड़ते रहे, जगाते रहे। हम लेकिन अपनी जो काम है उसमें निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और उस काम को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। सुभाष जी संतुष्ट नजर आ रहे हैं जवाब से। सुभाष जी, अनिल थपलियाल जी। मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, अपने वर्तमान सरकार से निवेदन है, मेरा विनती है दल की तरफ से, यूनिटी की तरफ से, तो ये जो कमिटमेंट जनता से करते हो, स्थानीय जनता से, उसको पूरा करें और जुमलों में न जिए और सपने ने दिखाए उत्तराखंड जनता को। तो उनसे निवेदन है, मेरा विनती है यूनिटी की तरफ से, एक बहुत बड़ा निवेदन है कि आपको आप जो भी कार्य करें, अब जो भी कदम उठाए राज्य हित में उसको धरातल पे लाएं और केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं राज्य सरकार को दी जाती हैं ग्रामीण स्तर पर विकास हेतु के लिए उनको करें और जो व्यक्ति जिनको उनकी जरूरत है वहां तक पहुंचाएं। हेमा भंडारी जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए। ठीक है अनिल जी, वक्त की कमी हो चुकी है। हेमा भंडारी जी। जी यशी जी, मैं तो लास्ट में यही कहूंगी कि ये खाली पैसा बर्बाद करना, ये इवेंट करना, इससे ज्यादा तो ये रोजगार दे। और बड़ी बड़ी बातें रविंदर भाई ने यहाँ पर कही, बड़े बड़े वो गुणगान जैसे कि करते हैं, भाजपा के प्रवक्ता एक जैसे गुणगान करते हैं वो लाके अपनी चिप में। लेकिन जो हालात हैं, कह रहे हैं कि पानी के कनेक्शन, आज जो है खेती करना इतना मुश्किल हो गया है। सुअर, मैं क्योंकि मैं अपनी ही टिहरी गढ़वाल की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं वहीं की रहने वाली हूँ, तो सुअर ने आके सारी खेती बाड़ी वो कुछ उगा नहीं सकते हैं वहां पर, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, चाहे वो बंदरों से सब कुछ, मतलब वहां पहाड़ के लोगों को तो देखना बिल्कुल नजरअंदाज करके रख दिया है। और बड़ी 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 बातें करते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। ना वहाँ स्कूल है, ना वहाँ अस्पताल है। आशीष नौटियाल जी 20 सेकंड्स। निश्चित ही रविंद्र भाई ने माना कि इन लोगों को झपकी आ रही है और हम मानते हैं झपकी नहीं, आपको नींद आ चुकी है, लेकिन आपको 3 साल उठना होगा क्योंकि आपको जनता ने चुना है 5 साल के लिए। 2 साल आपने झपकियों में ले लिए, 3 साल और गुजार लो, उसके बाद आप परमानेंट सो जाना, उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद हम लोग सत्ता संभालेंगे और निश्चित ही देश और राज्य के लिए काम।
चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर्स समिट जो कि उत्तराखंड में आयोजित की जा रही है। और ऐसे सरकार का मानना है कि इससे उत्तराखंड में निवेश आएगा और उत्तराखंड में के लोगों को रोजगार मिल पाएगा, जिससे बहुत सारी समस्याएं जो उत्तराखंड की हैं वो धीरे धीरे परेशानियां जो है वो कम हो पाएंगी। साथ ही साथ ईपीएफओ की जो रिपोर्ट आई जिसमें 28.9 लोगों को रोजगार मिला है, एक आंकड़ा जो है वो काफी बढ़ के आया है। इसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा सरकार जो है वो अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।